हर चीज़ के लिए अलग पोर्टल, हर चीज़ के लिए अलग पोर्टल। मतलब मेरे को लगता है सरकार को एक पोर्टल ये भी लॉन्च करना चाहिए कि हरियाणा सरकार के कितने पोर्टल हैं, ये उस पोर्टल से पता लगता है। आज आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहा हूँ, मैंने कहा सरकार ये एफिडेविट दे दे कि डगुआ सब्जी मंडी फड़ वितरण घोटाले में पर्ची खर्ची नहीं चली, मैं अपनी सदस्यता छोड़ दूंगा, राम कथा में मगन हो जाऊंगा। अगर हम बात करें परिवार पहचान पत्र की बात करें, अपने प्रॉपर्टी आईडी की बात करें, उसको लेकर भी काफी हंगामा देखने को मिला। क्या कुछ आपको जो कमियां खामियां उस पर नजर आई? देखिए, ये प्रॉपर्टी आईडी तो सरकारी पैसे की लूट है। मंत्री जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस बोला कि हमने उस कंपनी को 100 करोड़ रुपए दे चुके हैं फेज 1 के काम के। फेज 2 और 3 हमने उसका कैंसिल कर दिया। आपके पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। अगर हम पहले फेज की बात करें तो पहला चरण वो हरियाणा में आया, उसके बाद दूसरा चरण फिर आएगा। राहुल गांधी हरियाणा में आए, आप भी उनके साथ चले। कितना बदलाव आप देख पा रहे, कितना परिवर्तन आपको इस यात्रा से मिल पाएगा? आज की तारीख में राहुल जी पे श्री राम प्रभु की पूरी कृपा है। सबसे पहली बात तो ये, ठंड में जिस हिसाब से वो आधी टी शर्ट में चल रहे हैं, उन्हें देख के तो लोगों को जाड़ा लग रहा है, और विरोधियों को तो डबल लग रहा है जाड़ा। कि सरकार मान रही है 200 रुपये का घोटाला हुआ, और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है आज इस वक्त तक जब हम और आप बात कर रहे हैं, फूटी कौड़ी की रिकवरी नहीं हुई है, 1 रुपये की रिकवरी नहीं हुई है। हरियाणा की कैबिनेट के जितने भी लोग हैं, आप उनसे सिर्फ एक एक प्रश्न पूछिए कि साहब टोटल हरियाणा सरकार के कितने पोर्टल हैं, आप उनके पोर्टलों के नाम बता दो। कोई भी इनका मंत्री 10 से ज़्यादा पोर्टल के नाम नहीं बता पाएगा। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो है वो काफ़ी हंगामेदार रहा। अगर तीनों दिनों की बात करें तो विपक्ष की तरफ से बहुत सारे सवाल जो हैं वो सत्ता पक्ष को कहीं ना कहीं दागे गए। और फिलहाल हमारे साथ फरीदाबाद एनआईटी से विधायक पंडित नीरज शर्मा जी है। शर्मा जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। नीरज जी, अगर हम आपके क्षेत्र की बात करें, फरीदाबाद एनआईटी की, बहुत सारे सवाल आपने लगाए। और अगर विपक्ष की बात करें, क्योंकि आप कांग्रेस से विधायक हैं, तो तीनों दिन का जो कहीं ना कहीं सेशन रहा, किस तरह का आप देखते हैं पूरा? देखिए, एक तो सेशन का समय थोड़ा कम था, ज़्यादा समय मिलना चाहिए था, क्योंकि 0 ओवर में 4-4 मिनट मिले। अगर जो सेशन का समय ज़्यादा होता तो विधायकों को अपनी बात और रखने का समय मिलता। हालांकि मेरा तो सवाल भी लग गया एक, और तीनों दिन कॉलिंग अटेंशन पे भी मुझे बोलने का मौका मिला। जो मेरी बात थी मैंने रखी, 0 ओवर्स में रखी, खास तौर से अपनी विधानसभा की सीवरेज की परेशानी को लेके, जल भराव को लेके, और आज मेरा प्रश्न भी था। और बड़ा दुख है कि हमारे स्टेट के अंदर हैं, चाहे सीवरेज के मेन होल खुले हुए हैं या नाले खुले हुए हैं, 51 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। हालांकि वो डाटा पूरा नहीं था, उसने भी बताया मौतें और भी ज़्यादा हैं। पर मैं समझता हूँ इतनी छोटी सी चीज़ की वजह से माँ की कोख नहीं उजड़नी चाहिए, किसी के घर का लाल नहीं जाना चाहिए। कम से कम ये बड़ी बुनियादी सुविधा है कि जहाँ हम सीवरेज की लाइन बिछा रहे हैं वहाँ प्रॉपर सीवरेज के ढक्कन हों, जहाँ नाले बन रहे हैं वो नाले ढके हुए हों, सड़कों पे इतने खड्डे ना हों कि किसी की मृत्यु हो। और सरकार को इस दिशा में मैं समझता हूँ हम भी मांग रखेंगे, अगले सेशन में ऐसा सख्त बिल लाना पड़ेगा कि जिस संबंधित अधिकारी की वजह से ऐसे हादसे हों या प्रशासन की लापरवाही से हों, उनके खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कदम उठाए। एक पंडित जी, अगर हम बात करें परिवार पहचान पत्र की बात करें, अपने प्रॉपर्टी आईडी की बात करें, उसको लेकर भी काफ़ी हंगामा देखने को मिला। क्या कुछ आपको जो कमियां खामियां उस पर नजर आई? देखिए, ये परिवहन पहचान पत्र का कंसेप्ट ही गलत है। आपको याद होगा जब इस पे सरकार काम कर रही थी तो मैं स्टार्ट क्वेश्चन लगाया था मैंने परिवार पहचान पत्र पे, खास तौर से इसके डाटा को लेके, डाटा की सिक्योरिटी को लेके, प्रोसीजर को लेके। मुख्यमंत्री जी ने 27 मिनट सदन में इसके ऊपर बोला था। मेरे साथी विधायकों ने भी, जो भी हैं, चाहे किसी भी दल के हैं, मेरे को उस समय बड़ा कहा भी कि नीरज तूने कौन सा क्वेश्चन लगा दिया, तेरी क्वेश्चन की वजह से सब साथियों के सवाल रह गए, क्योंकि क्वेश्चन आवर का 1 घंटा ही होता है। परंतु आज सब एहसास कर रहे हैं कि नीरज तूने वक्त से पहले बहुत अच्छी चीज़ के लिए आगाह किया था, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री जी का ओएसडी रहा हूँ झारखंड में, मुझे तजुर्बा है प्रशासनिक कार्यों का। और हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, कुछ सुखद भी होते हैं, कुछ उसके संग दुखद परिणाम भी लेके आते हैं। और आनंद फानंद में जब कोई चीज़ लागू कर दी जाती है बिना पायलट के और उसको प्रैक्टिकल रूप नहीं दिया जाता, आज आप देखिए 3 दिन के सेशन में कोई दिन ऐसा नहीं था कि जब पीपीपी परिवार पहचान पत्र को लेके
कोई ना कोई प्रश्न ना लगा हो। आज 90 विधानसभा हैं, सब हल्के के लोग परेशान हैं परिवार पहचान पत्र से। इवन मुख्यमंत्री जी की एरिया के भी लोग परेशान हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री जी जो भी सोच लेके आप उसको आए हो, परंतु जब तक उसमें तसल्ली बख्श डेटा फीड नहीं होगा, लोगों से राय शुमारी करके या मशवरा करके, जब तक लोगों को ये ग्राउंड लेवल पे तकलीफें आएंगी ही आएंगी। और प्रॉपर्टी आईडी की बात करें, आपने उसका भी काफी सारा जिक्र किया कि जो रजिस्ट्रियां हैं वो किस तरीके से हो रही है, कहाँ कहाँ का रिकॉर्ड कहाँ का दिखाया जा रहा है। देखिए, ये प्रॉपर्टी आईडी तो सरकारी पैसे की लूट है। मंत्री जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस बोला कि हमने उस कंपनी को 100 करोड़ रुपए दे चुके हैं फेस 1 के काम के। फेस 2 और 3 हमने उसका कैंसिल कर दिया। इसका मतलब सरकार उसके काम से संतुष्ट नहीं है। उसको 100 करोड़ भी गया है तो भी गलत गया है। 10% डेटा इन्होंने जांचा था, जिसमें से 4.2% कमी आई। इन्होंने कहा जी टेंडर में हमने 5% की छूट दे रखी है। भाई 5% की छूट तो पूरे 100% डेटा के लिए थी। और वो एक इतना नासूर बन गया आज हरियाणा के लोगों के लिए। किसी का मकान 50 गज का है, 49 लिख दिया, या रजिस्ट्री 49 की है, मकान 50 गज का है। इतनी उसमें विसंगतियां हैं। आज आप कहीं नगर पालिका, नगर निगम चले जाओ, हर आदमी प्रॉपर्टी आईडी के लिए आपको धक्के खाता हुआ मिलेगा। इससे अच्छा तो सरकार को ये चाहिए था, सरकार का 100 करोड़ भी नहीं लगता। जैसे 12-14 साल पहले जब गृह कर का सिस्टम दिल्ली में आया था, सेल्फ डिक्लेरेशन लेनी चाहिए थी सरकार को हर प्रॉपर्टी ओनर से, क्योंकि हर प्रॉपर्टी का कोई ना कोई मालिक है। प्रॉपर्टी कोई भी बिना मालकाना हक के नहीं रह सकती। उससे सेल्फ डिक्लेरेशन ले लेते, उसको चेक करते, कहीं कोई गलती पाती उसको दंड देते। मैं समझता हूँ बहुत सटीक और अच्छा डेटा सरकार के पास आता और लोगों को भी सुविधा मिलती और सरकार का ये 100-150 करोड़ रुपया भी बचता। वहीं अगर हम पोर्टल की बात करें, क्योंकि काफ़ी सारे पोर्टल जो है वो सरकार की तरफ से बनाए गए हैं। हालांकि हम पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, अगर आपके नेता की बात करें, उन्होंने कहा कि हरियाणा में सरकार नहीं पोर्टल सरकार चल रही है और कहीं ना कहीं उसमें किसान हो, जवान हो, तमाम के तमाम लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। पोर्टल को लेकर आपने काफ़ी सारे सवाल खड़े किए। देखिए, ये पोर्टल वगैरह एक विकसित देश में समझ आते हैं। आज हमारे यहाँ हरियाणा के आखिरी गांव में चौड़ी कला, बुड़ाक, इधर मेरा ब्रज 84 का हो गया, बंचारी, यहाँ जो एक गरीब किसान है वो क्या पोर्टल को जाने। हरियाणा में आज भी इतने हिस्से हैं कि जहाँ परमानेंट नेट नहीं आता। आप ठीक है करिए, आगे की तरफ बढ़िए, ऑनलाइन भी करिए, और अभी आपको 2-4 साल तो ऑफलाइन सिस्टम भी चालू रखना पड़ेगा। जो ऑनलाइन आना चाहता है ऑनलाइन आ जाए, पर आप ऑफलाइन की महत्ता को ख़त्म मत करिए, क्योंकि ये जो हमारा गरीब आदमी है, मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, वो इतनी चीज़ें अभी नहीं समझता। और सरकार खुद इतने पोर्टल बना चुकी है। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता, और मैं चाहूँगा भी कभी आपको समय मिले, हरियाणा की कैबिनेट के जितने भी लोग हैं, आप उनसे सिर्फ एक एक प्रश्न पूछिए कि साहब टोटल हरियाणा सरकार के कितने पोर्टल हैं, आप उनके पोर्टलों के नाम बता दो। कोई भी इनका मंत्री 10 से ज़्यादा पोर्टल के नाम नहीं बता पाएगा, और लिखने को बोलोगे तो 5 पोर्टलों के भी नाम ठीक से नहीं कर पाएगा। इससे बढ़िया आप एक हरियाणा गवर्नमेंट की ऐप बना दीजिए कि भाई हरियाणा के हर नागरिक के संग आधार कार्ड सबके पास हैं, आधार कार्ड लिंक कर दीजिए कि यू शुड हैव टू मेंटेन वन ऐप, और आपकी जो भी समस्या है आप उस ऐप में डाल दीजिए, वो आगे संबंधित अधिकारियों तक पहुंच जाएगी। हर चीज़ के लिए अलग पोर्टल, हर चीज़ के लिए अलग पोर्टल। मतलब मेरे को लगता है सरकार को एक पोर्टल ये भी लॉन्च करना चाहिए कि हरियाणा सरकार के कितने पोर्टल हैं, ये उस पोर्टल से पता लग पाए। इसके अलावा कोई चारा नहीं बचा सरकार के पास। वहीं अगर हम हरियाणा कौशल रोजगार निगम की बात करें, उसको लेकर भी काफ़ी हंगामा देखने को मिला। हालांकि मुख्यमंत्री का जवाब था कि जो कैसे नौकरियों में पारदर्शिता लाई जाए उसको लेकर हम कहीं ना कहीं ये चीज़ कर रहे हैं। और अगर विपक्ष सवाल उठा रहा है तो इसलिए उठा रहा है क्योंकि पहले अगर बात करें तो पर्ची खर्ची से चीज़ें चलती थी, लोग एडजस्ट उस तरीके से नहीं हो पा रहे, जिनको प्राथमिकता है उनको ही हम नौकरियाँ दे रहे हैं। क्या इस सरकार में पर्ची खर्ची नहीं चल रही? मेरे यहाँ डबुआ सब्जी मंडी फड़क वितरण घोटाला है, और मैंने बड़े जिम्मेदारी के साथ विधानसभा में भी कहा था, और आज आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहा हूँ। मैंने कहा सरकार ये एफिडेविट दे दे कि डबुआ सब्जी मंडी फड़ वितरण घोटाले में पर्ची खर्ची नहीं चली, मैं अपनी सदस्यता छोड़ दूंगा, राम कथा में मगन हो जाऊंगा। इन्होंने तो जो छोटी छोटी गरीबों के फड़ होते हैं वो नहीं बख्शे। जो एक बिल्कुल गरीब निम्न तबके के व्यक्ति को
छोटी छोटी 2 बाई 3 फुट की दुकान लगा के सब्जी बेचते हैं रिटेल में। ये लोग उसके अंदर पर्ची खर्ची चला गए। उसके अंदर किन किन लोगों को फंड मिले? एमिनेंट सीएम पर्सन, सरकारी कर्मचारियों के रिश्तेदार, जिनकी शादियों के दहेज में मर्सिडीजें आ रही हैं, वो सब्जी बेचेंगे 2-2 रुपए की। एक्स काउंसलर। ये तो देखिए कहने की बात है, इल्ज़ाम लगाने की। बाकी इस सरकार से ज़्यादा पर्ची खर्ची कहीं नहीं चल रही। वहीं अगर भ्रष्टाचार की ही बात करें पंडित जी, क्योंकि आपने भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा मामला उजागर किया था फरीदाबाद का, और काफी दिन तक आप जो है वो बिना जूते चप्पल के और बिना टांकालों के कपड़े ही आपने पहन के रखे। हालांकि फिर से आपने कहा कि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि बार बार मैं बिना जूते चप्पलों के चलूं। क्या कुछ आखिर वो पूरा मामला है? देखिए, मैं तो हिम्मत कर भी लूँ, मेरे घर में मेरी 80 साल की वृद्ध माँ है, और किसी भी माँ का बच्चा नंगे पैर चले, बिना सिले कपड़ों की तकलीफ में रहे, माँ तो माँ रहती है। माँ को तकलीफ होती है। उन 54 दिन मेरी माँ को जितनी तकलीफ हुई, मेरे पास शब्द नहीं है बयां करने के। इसीलिए मैंने सरकार को कहा, वो यूएलबी का ही मसला था। मैंने कहा साहब, वो मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि मैं मेरी माँ का गम बार बार देख सकूं और मैं दोबारा से नंगे पैर चलूं। उस मामले में भी क्या हुआ, लीपापोती हो गई। चीफ इंजीनियर गिरफ्तार कर लिए, बड़े अफसरों को बरी कर दिया। एक डिपार्टमेंट कह रहा है इन्वेस्टिगेशन की परमिशन दो, दूसरा डिपार्टमेंट इंक्वायरी की परमिशन दे रहा है। वो डिपार्टमेंट पढ़ ही नहीं रहा। हमने इन्वेस्टिगेशन मांगी थी, परमिशन इंक्वायरी की मिली है, उसके बेस पे वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। अफसर माननीय अदालत से स्टे ला रहे हैं। बिल्कुल मामला ख़त्म कर दिया वो, जबकि सरकार मान रही है 200 रुपये का घोटाला हुआ। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आज इस वक्त तक जब हम और आप बात कर रहे हैं, फूटी कौड़ी की रिकवरी नहीं हुई है, 1 रुपये की रिकवरी नहीं हुई है। भैया पूछो सही, जब 200 करोड़ रुपए बिना काम के चले गए, ठेकेदार के खाते में पैसे गए हैं, कहाँ पैसा साइफन हुआ है? आगे ठेकेदार ने नगद निकाले हैं, किसी फर्म के नाम डाले हैं, उस फर्म से माल लिया था नहीं लिया था। पुलिस चाहे 100 कंडे होते हैं पुलिस के पास, पर मुझे लगता है कि सरकार के ऊंच पदों पर बैठे लोगों के इसमें हाथ हैं, इसलिए सरकार इस मामले को दबा रही है बाकी मामलों की तरह। विधायक जी, ये सवाल थे विधानसभा से जुड़े हुए सेशन से। अब कुछ राजनीतिक सवाल भी कर लेते हैं। आपके पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। अगर हम पहले फेज की बात करें तो पहला चरण वो हरियाणा में आया, उसके बाद दूसरा चरण फिर आएगा। राहुल गांधी हरियाणा में आए, आप भी उनके साथ चले। कितना बदलाव आप देख पा रहे, कितना परिवर्तन आपको इस यात्रा से मिल पाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है साहब, वो हमारी रामायण में एक चौपाई है, जा पे कृपा राम की हुई, तापे कृपा करे हर कोई। आज की तारीख में राहुल जी पे श्री राम प्रभु की पूरी कृपा है। सबसे पहली बात तो ये, ठंड में जिस हिसाब से वो आधी टी शर्ट में चल रहे हैं, उन्हें देख के तो लोगों को जाड़ा लग रहा है, और विरोधियों को तो डबल लग रहा है जाड़ा। पर राहुल जी को ठंड नहीं लग रही है, प्रभु का प्रताप है। दूसरा, जब राहुल जी का हमारी विधानसभा में आने का प्रोग्राम बना, मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ, मैं अंदर से इतना घबराया हुआ था कि यार सुबह हमको 7 बजे का टाइम मिला था। मैंने कहा ठीक है, इतने बड़े नेता हैं, थोड़ी बहुत लेट भी हो जाएंगे। फिर भी हम डर रहे थे 7:30 तक कौन आएगा रोड पे राहुल जी से मिलने, राहुल जी को देखने, राहुल जी से बात करने। और जब मेरी विधानसभा में राहुल जी आए तो 6:35 में एंटर कर गए थे, क्योंकि वो तो बिल्कुल वक्त के पाबंद है, 1 सेकंड भी लेट नहीं चलते। 6 बजे यात्रा चालू कर दी और स्पीड इतनी तेज है, 6:35 पे आ गए। हालांकि 3-3.5 किलोमीटर का सफ़र था सोना से यहाँ आने का। और भाई साहब, लोगों का रोड पे क्या हजूम था, क्या जलूस था। मैं तो खुद देख के हैरान था कि क्या चमत्कार हो गया, जबकि सरकार ने इतना घटिया काम किया। देखो, राहुल गांधी जी एक बहुत बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, हमारे दल के भी, और राष्ट्रीय नेता तो सब दलों के हैं। वो सुबह 4 बजे बिजली काट दी उस पूरे इलाके की, कि ठंड का टाइम है, लोगों को पानी गर्म करने को ना मिले और ठंड में लोग निकल नहीं पाए, हीटर वीटर बंद हो जाएंगे, हर कोई रजाई छोड़ने में आलकस कर जाएगा। परंतु जनता राहुल जी के प्यार में बंदी हो चुकी है, और ऐसा हजारों लोगों का हजूम जुमड़ा कि जिसकी कोई, मैं आपके पास शब्द नहीं है जो मैं बयां कर पाऊँ। ये राहुल जी की त्याग तपस्या बलिदान का परिणाम है।
नीरज जी, आपने तमाम चीज़ें भारत जोड़ो यात्रा की बताई और आपने आपका अनुभव भी बताया कि जब वो आपकी विधानसभा क्षेत्र में आए तो किस तरह लोगों का उत्साह था। लेकिन हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा से संबंधित हरियाणा विधानसभा में एक मुद्दा उठा। जब आपकी बहस चल रही थी विपक्ष और सत्ता पक्ष की, तो कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता की तरफ से एक टिप्पणी की गई। हालांकि काफ़ी सारा विरोध आपकी तरफ से किया गया, कांग्रेस की तरफ से। उनकी आप टिप्पणी को कैसे देखते हैं? उन्होंने कहा कि जो बात आज जो भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं, भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं गांधी और नेहरू पर आप निशाना साधा कि वो तो भारत तोड़ने वाले थे। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। कौन कहता है कि नेहरू जी या गांधी जी भारत तोड़ने वाले थे? मैं सिर्फ एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूँ। कांग्रेस परिवार में सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने भारत माँ के चरणों में अपने शीश न्यौछावर कर दिए। भाजपा या इनका मात्र संगठन एक व्यक्ति का नाम बताए जो इनकी विचारधारा से जुड़ा रहा हो और जिसने भारत माँ के चरणों में अपनी कुर्बानी दी हो। एक भी उदाहरण आपको नहीं नजर आएगा। आज ठीक है, सत्ता में हैं, किसी भी वजह से हैं, कुछ भी कह लें, पर देश की जनता देख रही है कौन देश जोड़ने वाला है और कौन देश तोड़ने वाला है। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ बातचीत की और खासकर फरीदाबाद एनआईटी से विधायक हैं, उनके तमाम के तमाम जो मुद्दे ये पहले भी उठाते रहे, बहुत सारे मुद्दे इन्होंने उठाए। और कहीं ना कहीं नीरज शर्मा ने कहा कि जहां सबका साथ सबका विकास का जहां सरकार दावा कर रही है, ऐसा जो विकास है वो मेरे इलाके में, वो मेरे विधानसभा क्षेत्र में नजर नहीं आता। इस तरह के आरोप भी इन्होंने विधानसभा में लगाए, बहुत सारे सवाल इनके थे। और भारत जोड़ो यात्रा की जहां बात करें तो इनको खुद का जो अनुभव था वो इन्होंने हमारे साथ साझा किया। इन्होंने बताया कि कैसे जो लोगों में इनकी यात्रा को लेकर और राहुल गांधी को लेकर उत्साह है, वो भी उन्होंने अनुभव हमारे साथ साझा किए। वीडियो जर्नलिस्ट विकास कुमार के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास हरियाणा।